Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our quick revision series of next chapter, that is our breathing and exchange of gases. Apart from that, I have to tell you one more thing, that we have completed our biology series of class 11, 12th, जिसमें हमने वो जो सीरीज़ थी दैट इज़ अ बायोलॉजी सीरीज़, वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज़ थी. सो उसमें हमने एज वेल एज चैप्टर को पढ़ाने के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं, एनसीईआरटी रीडिंग भी करी है. सो गो एंड वॉच द सीरीज़. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट जो इसके साथ साथ क्विक रिवीजन सीरीज़ के साथ साथ एक और सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लास्ट 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं नीट के. ठीक है, जिसमें से हमने 2013 और 2014 के जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. If you have any doubt on any topic, you can message me on Instagram, Telegram and इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है. सो आज के जो चैप्टर की हमारी क्विक रिवीजन सीरीज है, तो फटाफट इसे स्टार्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ हमें चीज़ें रिवाइज करनी है. तो मैं पहले से ही थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हैं और कुछ थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा ड्यूरिंग द लेक्चर. सो उसको फटाफट फिनिश करते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर, दैट इज़ अ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. ठीक है. अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग क्या होता है एंड रेस्पिरेशन क्या होता है. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं या फिर रेस्पिरेशन कहते हैं. ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, दैट इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट अगर हम बात करें CO2 की, CO2 कहाँ से मिलेगा, दैट इज प्रोड्यूसेस बाय आवर सेल्स, जो हमारी सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं. ठीक है. सो बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगा जब ये एक्सचेंज होगा, दैट इज ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होगी और CO2 इज रिलीज आउट. सो इसी को हम ब्रीथिंग कहते हैं या फिर रेस्पिरेशन कहते हैं. अगर मेजर डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस हो सकता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, वो ये है कि ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, जब ब्रीदिंग होती है, सो देयर इज़ नो लिबरेशन ऑफ एनर्जी. इस टाइम पे जो एनर्जी होती है वो लिबरेट नहीं करती है. ठीक है. वेयर एज इन रेस्पिरेशन देयर इज़ अ लिबरेशन ऑफ एनर्जी. और जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी जो है वो लिबरेट करती है. सो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीदिंग. नेक्स्ट कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो कि हमें पता होना चाहिए. अगर हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फ्लैटवॉर्म्स, इन सब में जो रेस्पिरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी सरफेस. वेयर एज इन अर्थवॉर्म, लीच, जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट नो मेरा एक कफ कब तक ठीक होगा, बट इट्स ओके. नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ अर्थवॉर्म, लीच एंड एम्फीबियन. सो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज़ अबाउट स्किन या मॉइस्ट क्यूटिकल. उसी को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं बिकॉज दे रिस्पायर थ्रू द स्किन. नेक्स्ट अगर हम बात करें इंसेक्ट, सेंटीपीड, मिलीपीड और स्पाइडर की, सो दे ऑल आर रिस्पायर थ्रू द ट्रेकियल ट्यूब्स. ठीक. नेक्स्ट अगर हम बात करें फिशेस की, टैडपोल्स की और प्रॉन्स की, ठीक है, तो दे ऑल आर रिस्पायर थ्रू द गिल्स. किससे रिस्पायर करते हैं, गिल से. और इसी रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ ब्रेकियल रेस्पिरेशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सो इसमें हमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जिसका मतलब दे ऑल आर रिस्पायर थ्रू द लंग्स. ठीक है. सो दीज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. सो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो दिस इज अ एयर पैसेज. ये एयर पैसेज गिवन है, इसी के साथ साथ मैं बताती जाऊंगी कि क्या होगा. एयर जो है पहले पास ऑन होगी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, देन वो नेजल पैसेज में जाएगी. नेजल पैसेज के बाद दे ओपन इनटू अ नेजल चैम्बर. नेजल चैम्बर जो है वो आगे चल के किस में ओपन होता है, इनटू अ नेजो फेरिंग्स में. ठीक है. नेजो फेरिंग्स क्या है, एक पार्ट है फेरिंग्स का. वेयर एज फेरिंग्स क्या है, दैट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. क्या है, दैट इज अ कॉमन पैसेज फॉर
फूड एंड एयर, ठीक है। नेक्स्ट जो नेजोफेरिंग्स है दैट इज ओपन इनटू अ ग्लॉटिस, ग्लॉटिस में ओपन होगा। ग्लॉटिस क्या होती है? दैट इज ओपनिंग ऑफ अ विंड पाइप, ठीक है। अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर आपको याद हो, ये जो ग्लॉटिस होता है, जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो ये ग्लॉटिस जो है वो एक थिन कार्टिलिनेजस फ्लैप से कवर हो जाता है, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, ताकि जो फूड की एंट्री है वो लैरिंग्स के अंदर ना हो, ठीक है। सो क्या होता है, इसके ऊपर एक क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, ठीक है, जो कि क्या कर देता है, कवर कर देता है ग्लॉटिस को ड्यूरिंग अ सॉलिंग ऑफ अ फूड, ताकि जो है फूड की एंट्री ना हो, ठीक है। देन दिस ग्लॉटिस इज ओपन इनटू अ लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? दैट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स है, ये भी कार्टिलेजिनस का बॉक्स है, जो कि क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, इसी को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें मेल्स और फीमेल्स में कि किसकी पिच ज़्यादा थिकर होती है, तो मेल्स की पिच ज़्यादा थिकर होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। नेक्स्ट इज अ ट्रेकिया। ट्रेकिया इज अ लॉन्ग ट्यूब। ये कैसी ट्यूब होती है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, जो कि कहाँ डिवाइड हो जाती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रेजेंट इन अ मिड थोरासिक कैविटी, और जो डिवाइड होती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा, ठीक है। कब डिवाइड होती है? फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्री में। और क्या किस में डिवाइड होती है? लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में, जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। फिर ये टर्शरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स, और फिर लास्ट में हमें टर्मिनल ब्रोंकियोल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स एंड देन लीड्स टू अ एल्वियोलर डक्ट। अगर हम टर्मिनल ब्रोंक्योल्स की बात करें, सो यहाँ से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज एल्वुलाई। यहीं पे क्या होता है, दैट इज एल्वुलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। वेयर एज अगर हम बात करें ट्रेकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्योल्स तक की, सो दे ऑल आर सपोर्टेड, ठीक है। सो दे ऑल आर सपोर्टेड, ये किससे सपोर्टेड होते हैं? बाय ए इनकम्प्लीट कार्टिलेजन, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो कितने एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं? दैट इज अबाउट 300 मिलियन एल्वुलाई आर प्रेजेंट, ठीक है। सो अगर हम देखें लंग्स के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज लंग्स कंपोज्ड ऑफ, लंग्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स एंड एल्वुलाई, ठीक है। नेटवर्क होता है किसका? ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स एंड एल्वुलाई, ठीक है। लंग्स के बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। लंग्स कवर होते हैं किससे? प्लूरा से, ठीक है, डबल लेयर प्लूरा से, डबल लेयर प्रेजेंट होती है प्लूरा की, जिस प्लूरा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। ये जो डबल लेयर होती है, इसकी जो आउटर लेयर होती है डबल वाले की, बाहर वाली लेयर और इनर लेयर, दो लेयर हैं, ठीक है, और इन दोनों लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ आउटर लेयर, सो आउटर लेयर जो है वो किसके कांटेक्ट में होती है? वो कांटेक्ट में होती है थोरासिक लाइनिंग के। किसके कांटेक्ट में होती है? थोरासिक लाइनिंग। वेयर एज इनर वाली जो लेयर होती है दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद लंग सरफेस,
लंग्स के सरफेस के साथ कांटेक्ट होती है, ठीक है। और आउटर और इनर के बीच में क्या होता है, दैट इज प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका काम होता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करें, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, सो वो एक कंडक्टिंग पार्ट इंक्लूड करते हैं, वेयर एज एल्वुलाई और उनके जो डक्ट हैं, ठीक है, वो कौन सा पार्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज अ रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर हम कंडक्टिंग पार्ट की बात करें, कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का पार्ट, ठीक है, यही देख। सो कंडक्टिंग पार्ट में हम एटमॉस्फेरिक एयर जो भी एल्वुलाई के पास लेकर आते हैं उसे क्लियर करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं और उस एयर को उसके टेम्परेचर तक लेके आते हैं। वेयर एज एक्सचेंज पार्ट इज अ साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट की बात अगर हम करें, दैट इज एक्सचेंज पार्ट मतलब इस रेस्पिरेटरी पार्ट के जहाँ पे एल्वुलाई और डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हमें एक्चुअल डिफ्यूजन देखने को मिलता है CO2 और O2 का बिटवीन द ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लंग्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं, दे आर सिचुएटेड इन अ थोरासिक चैम्बर, और किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एक एयर टाइट चैम्बर की तरह, ठीक है, जिनके पीछे की साइड डॉर्सली साइड पे वर्टिब्रल कॉलम का बना होता है थोरासिक चैम्बर, वेंट्रली साइड पे स्टर्नम का बना होता है, लेटरली रिब्स का बना होता है और लोअर साइड पे डोम शेप्ड डायाफ्रेम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर है वो ड्रॉन इन होगी, फिर जो CO2 रिच एल्वियोलर एयर है वो रिलीज आउट होगी, ठीक है। इसके बाद डिफ्यूजन होने लगेगा गैसेस का, O2 और CO2 का, कहाँ, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के आसपास, फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने लगेगा गैसेस का बाय द ब्लड, फिर दोबारा से डिफ्यूजन होगा CO2 और ऑक्सीजन का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। इसके बाद जो सेल्स हैं वो यूटिलाइज कर लेंगी किसको, ऑक्सीजन को, ताकि कैटाबॉलिक रिएक्शन हो सके और फाइनली रिलीज हो सके किसका, CO2 का, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप दैट इज इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो ब्रीथिंग जो है वो दो स्टेजेस से मिलके बनता है, एक होता है इंस्पिरेशन, सेकेंड वन इज अ एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इंस्पिरेशन का मतलब होता है जब एयर इज ड्रॉन इन, ठीक है, जब एयर जो है वो अंदर आती है, ठीक है। ये कब होता है, ये तब होता है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है, ठीक है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, दैट इज विद इन अ लंग्स प्रेशर, ठीक है। ये क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। सो ये कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, ठीक है, दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब होगा क्या, डायाफ्रेम हुआ कॉन्ट्रैक्ट, क्या हुआ, डायाफ्रेम हुआ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे ही थोरासिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम जो है ऑफ थोरासिक चैम्बर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, कैसे, कौन सी डायरेक्शन में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। और जैसे ये इंक्रीज हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, ठीक है, जिससे रिब्स जो हैं वो लिफ्ट अप हो जाएंगी, ठीक है। फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी किसकी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, ठीक है, जिसकी वजह से रिब्स जो हैं लिफ्ट अप होंगी ऊपर की तरफ, देन फिर से जो है वॉल्यूम इंक्रीज होगा, किसका, थोरासिक चैम्बर का ही होगा ना, ठीक है। फिर से थोरासिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो गया, और अब की बार किस डायरेक्शन में होगा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस से, ठीक है। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ साइन, ठीक है, हियरिंग एनी काइंड ऑफ साइन साउंड,
उसके लिए हम रियली सॉरी, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड कितनी भी आप कम कर लो, कोई ना कोई आवाज़ आती है, ठीक है। सो आपको क्या देखने को मिला, पूरी तरीके से जो थोरासिक वॉल्यूम है चैम्बर का वो इंक्रीज हो रहा है। अगर थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सो पल्मोनरी वॉल्यूम भी है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा सो लंग्स का जो प्रेशर है इनसाइड वो कम होगा, जिसकी वजह से एयर जो है वो आउटसाइड, बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट अ इंस्पिरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपिरेशन की, सो एक्सपिरेशन क्या है, दैट इज, इसमें जो है डायाफ्रेम, ठीक है, एंड इंटरकोस्टल मसल्स जो इंस्पिरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, वो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है, और अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से थोरासिक वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया, तो अब की बार जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, दैट इज अ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एट कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, मोर देन एटमॉस्फेरिक एयर के हिसाब से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, जो लंग्स से एयर है वो बाहर जाने की कोशिश करेगी, दैट इज अ एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स, लंग से जो एयर है वो बाहर जाएगी, और इसी को हम एक्सपिरेशन कहते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ एक्सपिरेशन, दैट इज एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, रिब्स और स्टर्नम अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गए, थोरासिक का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, और डायाफ्रेम जो है वो रिलैक्स हो गया। नेक्स्ट अगर हम इंस्पिरेशन के डायग्राम की बात करें, सो यहाँ से जो एयर है वो एंटर हो रही है, रिब्स और स्टर्नम जो है वो रेज हुए, वॉल्यूम बढ़ा थोरासिक चैम्बर का, डायाफ्रेम क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें जब भी हम कोई फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, मतलब जबरदस्ती जो एयर अंदर प्रेजेंट है उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे जो भी एब्डोमिनल मसल्स हैं या फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करें, ठीक है, सो हमें आप पता होना चाहिए कि एक ह्यूमन जो है, एक हेल्दी ह्यूमन जो है, दैट इज अ हेल्दी ह्यूमन, वो कितना ब्रीथ करता है, दैट इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में इतना ब्रीथ करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, कितने वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व हुई है, उस सब को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, किसकी वजह से, स्पायरोमीटर की वजह से। दिस इज एन स्पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। So whatever the volume of air is required in inspiration, expiration, या whatever in a breathing movement, that can be estimated by a using a spirometer, ठीक है। ये कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स गिवन है, आगे कुछ पल्मोनरी कैपेसिटीज गिवन है, ठीक है। तो लेट अस रीड आउट। अगर हम टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइडल वॉल्यूम, नेक्स्ट जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो वट एवर द वॉल्यूम ऑफ एयर इज इंस्पायर्ड इन और एक्सपायर्ड, ठीक है, जब कोई भी नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रही है, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, उस टाइम पे कितनी एयर बाहर हुई, कितनी एयर अंदर हुई, उसी को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी वैल्यू 500 ml होती है। और एक हेल्दी मैन जो होता है वो कितना इंस्पायर करता है, कितना एक्सपायर कर सकता है, दैट इज अबाउट 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो कितनी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो पर्सन इंस्पायर कर सकता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है। मतलब जब फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो रही है, ज़बरदस्ती हम एयर को
ड्रॉन कर रहे हैं कि वो अंदर की तरफ जाए, तो उस टाइम पे कितने एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो अंदर जा सकती है, उसकी वैल्यू है 2500 टू 3000 ml। ठीक है, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये है कि कितनी एडिशनल ऑफ एयर जो है वो पर्सन जो है वो एक्सपायर कर सकता है बाय अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन। मतलब ज़बरदस्ती अगर हम एयर ड्रॉन आउट कर रहे हैं, रिलीज आउट कर रहे हैं अपनी बॉडी से, तो उस टाइम पे कितने वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो निकल सकती है बाहर। ठीक है, दैट इज अबाउट 1000 ml टू 1100 ml। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रेसिडुअल वॉल्यूम की, तो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो लंग्स के अंदर रह जाती है। ठीक है, अगर ऐसा तो नहीं होता जब आपको कभी भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हो, मतलब ज़बरदस्ती जो है एयर रिलीज आउट करते हो, तो उस टाइम आपके लंग्स में कोई एयर ही नहीं प्रेजेंट होती है। तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज अबाउट 1100 ml टू 1200 ml। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ पल्मोनरी कैपेसिटीज हैं। ठीक है, पहली जो है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन, जिसमें टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इंक्लूड किया है। क्या बता रहा है इसमें कि कितनी, ठीक है, कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो पर्सन इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपीरेशन के दौरान, उसे हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है दैट इज 3000 टू 3500 ml। ठीक है, 3000 से 3500 ml तक होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपीरेटरी कैपेसिटी की, किसकी, दैट इज अ एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, इसमें कितने वॉल्यूम ऑफ एयर जो है पर्सन एक्सपायर कर सकता है एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, कोई भी नॉर्मल इंस्पिरेशन चल रहा है और उसके दौरान पर्सन जो है कितनी एयर को एक्सपायर कर सकता है, इसमें टाइडल वॉल्यूम और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्लूड होता है। तो इसकी वैल्यू होगी दैट इज अबाउट 1500 टू 1600 ml। ठीक है, एक चीज नोटिस करना, ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, कैन नॉट बी मेजर्ड, मेजर नहीं कर सकते इसे स्पायरोमीटर से। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम फंक्शनल रेसिडुअल की वॉल्यूम की बात करें, तो यहाँ पे भी रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, सो दैट कैन ऑल्सो बी नॉट मेजर्ड। ठीक है, इसे भी मेजर नहीं कर सकते, किससे, स्पायरोमीटर से। सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी पढ़ ले। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। एक कोई नॉर्मल एक्सपीरेशन हुई है, उस दौरान कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो लंग्स में बनी रहेगी। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की, दैट इज ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट इज 2100 से 2300 ml तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइटल कैपेसिटी की, सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन। ठीक है, कितने मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो है पर्सन ब्रीथ कर सकता है एक फोर्स्ड एक्सपीरेशन से। ठीक है, या कितने मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है पर पर्सन जो है वो ब्रीथ आउट कर सकता है एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, दैट इज ERV, TV एंड IRV। वाइटल कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है दैट इज 4000 टू 4600 ml। ठीक है, इसमें से नेक्स्ट है दैट इज अ टोटल लंग कैपेसिटी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ टोटल लंग कैपेसिटी, तो इसका मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज अकोमोडेटेड इन द लंग्स। कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में प्रेजेंट है जब हमने पूरी तरीके से फोर्स इंस्पिरेशन कर दिया, ज़बरदस्ती एयर को ड्रॉन इन किया, उस टाइम पे कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है। ठीक है, उसे हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं, मतलब उतनी लंग्स के पास कैपेसिटी है। ठीक है, तो उसे इसमें क्या आता है, दैट इज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर इसमें भी रेसिडुअल वॉल्यूम है, सो दैट कैन ऑल्सो बी कैन नॉट मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। ठीक है, जिसमें रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है दे ऑल आर नॉट मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज के बारे में। अगर हम गैसियस एक्सचेंज की बात करें, तो गैस जो है वो दो तरीके से एक्सचेंज हो सकती है, या तो ब्लड और एल्वेलाई के बीच में हो,
या फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है। वेयर एज अगर हम बात करें एल्वुलाई जो होते हैं, दैट आर अ प्राइमरी साइट जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, एल्वुलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। और वेयर एज अगर O2 और CO2 की बात करें, तो ये दोनों O2 और जो CO2 एक्सचेंज होते हैं, ये कौन से प्रोसेस से होते हैं? बाय सिंपल डिफ्यूजन से होते हैं। किससे होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से। तो ये जो डायग्राम है, यहाँ ये पार्शियल प्रेशर गिवन है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन है। तो इसको देखो, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसकी एटमॉस्फेरिक का पार्शियल ऑक्सीजन है दैट इज 159, एलोलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, टिश्यू में 40, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3, एल्वुलाई में 40, ठीक है, ब्लड में 45, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 एंड टिश्यू में 45, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अ डायग्राम दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। यहाँ पे ये एल्वियोलर एयर दे रखी है दैट इज अ 104 और 40, मतलब एटमॉस्फेयर में कितनी प्रेजेंट होती है सॉरी, एटमॉस्फेयर एल्वुलाई में कितनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, सिस्टमेटिक वेन या वेना कावा, सिस्टमेटिक आर्टरी दैट इज अ aorta, ठीक है। यहाँ गिवन है कि ऑक्सीजनेटेड है तो उनकी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर CO2 क्या है? डीऑक्सीजनेटेड का गिवन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट जो है जिसमें हम सॉल्युबिलिटी बताने हैं हमें गैसेस की, तो अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 की, वो क्या होती है? दैट इज 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है, हाइयर होती है इससे CO2 के कंपैरिजन, O2 के कंपैरिजन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर भी जो होता है वो भी क्या होता है? CO2 का ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है, तो जो डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन होती है वो 3 की बनी होती है, 3 लेयर्स की। कितनी की बनी होती है? 3 लेयर्स की। पहली लेयर स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम किस में कहाँ होगा? ऑफ एल्वुलाई। नेक्स्ट एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में जो भी बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया क्या होता है? जो भी प्रीसेंस ऑफ एल्वुलाई है वो लंग्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज भी है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कौन इंक्रीज करती है? दैट इज अ एल्वुलाई। एल्वुलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स, ठीक है। तो क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे हमें गैसेस के ट्रांसपोर्ट की बात करनी है, ठीक है। पहले अगर हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को देखें, ठीक है, सो आरबीसी में कितना होता है? देखो गैसियस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसका मीडियम कौन है? कौन कराएगा? ब्लड कराएगा। पहले तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि ब्लड ही ऐसा मीडियम है वो जो ट्रांसपोर्ट करा सकता है, चाहे गैसेस O2 हो चाहे गैसेस CO2। व्हाट इज़ अ मीडियम? दैट इज़ अ ब्लड इज़ अ मीडियम, ठीक है। ब्लड की हेल्प से ही हो सकता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आरबीसी में कितना प्रेजेंट होता है? दैट इज 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है
दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट अगर आरबीसी से हो रहा है तो 97% हो रहा है, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो भी 3% बचा वो दैट इज कैरिड इन अ डिजॉल्व स्टेट। ये जो 3% बचा ऑक्सीजन का ये किस फॉर्म में लिया जाता है, डिजॉल्व स्टेट में लिया जाता है, ठीक है, और कौन कराता है, दैट इज अ प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं CO2 को, ठीक है, तो CO2 में तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर 20 से 25% ऑफ CO2 की बात कर रहे हैं तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, दैट इज ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी, आरबीसी ट्रांसपोर्ट करेगा। 70% ऑफ CO2 की बात करें तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, उसे हम कैसे कैरी करेंगे, एज अ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैरी करेंगे। अगर वही हम बात करें 7% ऑफ CO2 की, तो जो 7% ऑफ CO2 है दैट इज कैरिड इन अ डिजॉल्व स्टेट, ठीक है। कैसे इसे कैरी करेंगे, जैसे ऑक्सीजन को भी डिजॉल्व स्टेट में किया था, ऑक्सीजन की क्या वैल्यू थी डिजॉल्व स्टेट में, दैट इज अ 3%, और यहाँ पे दैट इज अ 7%, और किससे ट्रांसपोर्ट होगा, थ्रू प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर का क्यों होता है, हीमोग्लोबिन रेड कलर का इसलिए होता है कि उसके पास एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, दैट इज अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, इसी वजह से हीमोग्लोबिन का कलर जो है वो रेड होता है, ठीक है। उसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो इट इज अ रिवर्सिबल मैनर, ठीक है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इसी को रिवर्सिबल कहते हैं। कैसा मैनर है, दैट इज अ रिवर्सिबल। और क्या बना लेगा, ये बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर हम ईच हीमोग्लोबिन की बात करें तो हर एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल, ठीक है, हर एक हीमोग्लोबिन में कितनी यूनिट्स होती हैं, दैट इज अ 4, ठीक है, जिसमें से 2 अल्फा होती हैं 2 बीटा होती हैं, ठीक है। अगर हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें, ईच हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल की, सो वो कितना कैरी करता है, दैट इज कैरी अ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की खुद की यूनिट 4 होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। सो हर एक हीमोग्लोबिन जो है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करेगा, दैट इज अ 4, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है किस किस पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, CO2 का क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, pH क्या है, टेम्परेचर क्या है। सो उसको देख लेते हैं। अगर हम एल्वुलाई की बात करें, ठीक है कहाँ पे, एल्वुलाई में बात करें, सो एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर जो था ऑक्सीजन का ज़्यादा था, ठीक है। वेयर एज टिश्यू में किसका ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। तो यही यहाँ टिश्यू में क्या ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, वेयर एज यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी वो भी कम होगी, तो फिर क्या होगा, pH जो होगा वो ज़्यादा होगा और टेम्परेचर जो है वो भी कम होगा, ठीक है। सो ये सारे फेवर करते हैं ताकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। दे ऑल आर फेवर, जस्ट अ सेकेंड, इसलिए फेवर करते हैं ताकि क्या बन सके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन सके, ठीक है।
और इस शिफ्ट को क्या कहते हैं? दैट इज शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, और इसी को हम हाल्डेन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज अ हाल्डेन इफेक्ट। नेक्स्ट, अगर PCO2 ज़्यादा है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का कम होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगी, और pH जो है कम होगा, और टेम्परेचर भी जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सारे, ठीक है, ये सारे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसे डिसोसिएट करते हैं ताकि वो क्या रिलीज कर सके? ऑक्सीजन रिलीज कर सके। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। सो ये सारे फेवर करते हैं ताकि जो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है वो क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए, और क्या रिलीज करे? रिलीज करे ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो इसका शिफ्ट होता है दैट इज शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ बोहर इफेक्ट। सो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। कैसा कर्व आता है? दैट इज अ सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, जहाँ पे हमने सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बनाया ऑक्सीजन के साथ, एंड दिस इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जब हम कर्व बनाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? दैट इज अ सिग्मॉइड कर्व। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं अब कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, सो हमने बताया कि जो 7% ऑफ कार्बन है वो डिजोल्व स्टेट में चला जाएगा, इसकी वजह से, प्लाज्मा की वजह से। ठीक है, और 20 से 25% जो है वो कैसे जाएगा? दैट इज एज RBC ट्रांसपोर्ट करेंगी। बचा हुआ जो 70% था वो इस मेथड से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, क्या बना लेगा? ठीक है, क्या बना लेगा? CO2 और वाटर के साथ, कौन सी प्रेजेंस के एंजाइम में? दैट इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। क्या बना लेगा? H2CO3। फिर यही H2CO3 जो है अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? HCO3 प्लस H प्लस। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल मैथड। ठीक है, हमें पता चलेगा RBC और जो प्लाज्मा होते हैं उनके पास ये एंजाइम होता है, दैट इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम बात कर रहे हैं, सो हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होती है? दैट इज 5 ml होती है ऑक्सीजन, जो कि कहाँ जाती है? टू द टिश्यू पे। ठीक है, वेयर एज अगर हम बात करें एवरी 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, सो इसमें क्या होता है? दैट इज 4 ml ऑफ CO2 जाती है कहाँ? टू द एल्विलाई पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट जो है दैट इज अ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन अ ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में। जस्ट अ सेकेंड, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की बात करें जो कि इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपिरेटरी सेंटर है, कहाँ प्रेजेंट है? इन अ मेडुला ऑब्लंगलाटा।
वेयर एज न्यूमोटिक सेंटर की बात करें तो वो कहाँ प्रेजेंट है, पॉन्स में, ठीक है। इसका काम होता है कि जो भी फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का उसको मॉडरेट करना, ठीक है। कोई भी इम्पल्स आती है इस सेंटर से, उसकी जो ड्यूरेशन होती है इंस्पिरेशन की उसे रिड्यूस करना या फिर रेस्पिरेटरी रेट को ऑल्टर करना, चेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज अ कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि क्या होता है, एडजेसेंट होता है टू द रिदम सेंटर। यहाँ पे जो होती है कंसंट्रेशन, ठीक है, CO2 की कंसंट्रेशन, ठीक है, एक मिनट, दैट इज CO2 और H+ की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होती है और वही एक्टिवेट करती है इस सेंटर को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी, और वो सिग्नल करती है कहाँ, रिदम सेंटर में। जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आयोटिक आर्क और कार्डोटेड एरिटरी में, वो चेंजेस कर देते हैं CO2 और H+ की कंसंट्रेशन में और सिग्नल भेज देते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर में, ठीक है। तो वट एवर द ऑक्सीजन ऑफ रोल जो होता है रेगुलेशन में ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम में इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। कैसा रोल है, दैट इज अ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। आज का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट अ डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सो पहला है दैट इज अस्थमा। वो डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, ठीक है, वीजिंग जैसा साउंड होता है, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होने लगती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। नेक्स्ट इज एम्फाइसीमा, दैट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें एल्वियोलर वॉल्स जो हैं डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, दैट इज अ सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज अ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। बहुत सारी आपने इंडस्ट्री में देखा होगा जहाँ पे ग्राइंडिंग और स्टोन की ब्रेकिंग होती है, मतलब स्टोन को पीसा जाता है या स्टोन को तोड़ा जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस होती है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी में, जिसमें जो हमारी बॉडी है वो उस सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पाती है। क्या नहीं कर पाती, दैट इज कोप अप नहीं कर पाती है। और अगर ज़्यादातर इस जगह पे हम रहते हैं, हम इस जगह पे लॉन्ग एक्सपोजर पे रहते हैं, तो हमारी में इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, जिसे हम फिब्रोसिस भी कहते हैं, ठीक है। या कहते हैं कि फाइब्रस टिश्यू में क्या होने लगता है, प्रोलिफरेशन होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सीरियस लंग डिजीज हो सकती है। तो आपने देखा होगा ऐसी इंडस्ट्रीज में वट एवर द वर्कर्स आर वर्किंग, वहाँ पे जो भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, दे शुड ऑल वियर अ प्रोटेक्टिव मास्क। तो उन सबको बोला जाता है कि वो सारे मास्क यूज करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्विक रिवीजन सीरीज ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मैं पूरा अपना लेक्चर जो है वाइंड अप कर रही हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा लेक्चर वाइंड अप हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें सब लोग। थैंक यू वंस अगेन।